हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 110 यानी 110। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है आकाश गंगा। पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है। किसका? राम कुमार वर्मा का। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह ध्यान देंगे। अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता इत्यादि हैं। ठीक है। चित्ररेखा इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चित्ररेखा इसमें इंपॉर्टेंट है। किसका है ये? काव्य संग्रह राम कुमार, कविता संग्रह है राम कुमार वर्मा का। ठीक है। तो आकाश गंगा इनका काव्य संग्रह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। बाकी इनके कविता संग्रह हैं अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है हिमहास, निशित, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? ऑप्शन सी साय में धूप कृति के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है ये, है ना। इनकी एक गजल है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है ना। तो इसको आप पूरा पढ़ करके देखें, मजा आ जाएगा। सही है। ध्यान दें, व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। ठीक। टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान दें। ऑप्शन डी महाप्रस्थान राम कथा पर आधारित नहीं है। ठीक है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करें। नरेश मेहता की कृति महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित कथानक है नरेश मेहता की कृति महाप्रस्थान का। ठीक। और ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। पहले पूरी लाइन देख लेते हैं। यह है प्रबंध काव्य महाभारत कथा में स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थ बोध से संबद्ध कर नई अर्थवत्ता प्रदान की है। ठीक है। पहली बात ये क्या है? महाप्रस्थान एक प्रबंध काव्य है। ठीक है। ठीक है। ये प्रबंध काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य है महाभारत की बात हो रही है। महाभारत एक प्रबंध काव्य है
और महाभारत की कथा में स्वर्गारोहण की जो घटना है उसको समकालीन यथार्थ बोध से जोड़कर नई अर्थवत्ता प्रदान की है। किसने? नरेश मेहता ने। किसमें? अपनी कृति महाप्रस्थान में। ठीक है, महाप्रस्थान का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1975 ईस्वी, 1975। ठीक, लेकिन युग चित्रण की दृष्टि से यह चिरंतन है। कैसा है? चिरंतन है। नाट्य प्रबंध महाप्रस्थान। अब देखो ये विशेषता है। कैसा प्रबंध है? नाट्य प्रबंध है महाप्रस्थान। ठीक, इसका संपूर्ण कथ्य 3 पर्वों में सुगुम्फित है। इसका संपूर्ण कथ्य जो है वो 3 पर्वों में सुगुम्फित है। यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व, स्वर्ग पर्व। यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व, स्वर्ग पर्व। शेष कृतियां राम कथा पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? शेष कृतियां राम कथा पर आधारित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है, तो वो कृति कौन सी है? ऑप्शन सी, महाप्रस्थान। रिपीटेड प्रश्न है, अभी हमने कर लिया था। किसकी कृति है महाप्रस्थान? नरेश मेहता की कृति है महाप्रस्थान। ठीक है, और राम कथा पर आधारित नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है जिसका नाम है रश्मि रथी। तो इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, महाभारत। महाभारत से ली गई है कथा वस्तु। किसकी? रश्मि रथी की। रश्मि रथी रचना किसकी है? दिनकर की। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। गौर करें, इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, तो ध्यान देंगे। रश्मि रथी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। ठीक है, क्या अर्थ होता है रश्मि रथी का? वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। ठीक है, इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है। किसका है? कर्ण का नाम है रश्मि रथी। ठीक है, क्योंकि उसका चरित्र कैसा है? सूर्य के समान प्रकाशमान है। क्योंकि कर्ण का चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है, इसीलिए इस काव्य में रश्मि रथी जो है वो कर्ण है। ठीक है, कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र रहा है। कर्ण कौन है? महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं दोस्तों ऑप्शन सी, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल की कृति है अग्निलीक। ठीक है, जो कि एक काव्य नाटक है। ध्यान रखें, व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित अग्निलीक एक काव्य नाटक है। कैसा क्या है? काव्य नाटक है। अग्निलीक किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का। ठीक, इस कृति में राम कथा को मिथकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग परिवेश अनुसार चित्रित किया गया है। इस कृति में राम कथा को मिथकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग परिवेश अनुसार चित्रित किया गया है। इस रचना में राम को सामंतवादी प्रवृत्तियों के समर्थक और राज्य लोभी के रूप में वर्णित कर राम के चरित्र के अंतर विरोधों की खोज की है।
ठीक है, आगे देखें, उन्होंने चारण नामक पात्र की, चारण नामक एक पात्र है, उसकी आदिवासी समूह के प्रतीक के रूप में नवीन सृष्टि की है और सीता परित्याग की घटना की मुक्त कंठ से निंदा की है। सीता परित्याग की जो घटना हुई थी रामायण में, ठीक है, उसकी मुक्त कंठ से यानी कि खुले कंठ से निंदा की है, स्वतंत्र होकर निंदा की है। देख लो कि सीता का परित्याग करना सही था या गलत था राम के लिए। ठीक, तो इस बात पर उन्होंने क्या किया है, उनकी निंदा की है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? किस विधा की कृति है दोस्तों? विधा पूछी जा रही है तो ध्यान दें, ऑप्शन डी काव्य। यह एक काव्य है, दो आब एक काव्य है और किसका है ये? शमशेर बहादुर सिंह का काव्य है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब गद्य काव्य का निबंध संग्रह है। क्या है? गद्य काव्य का निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह, ध्यान रखें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 में हुआ, 1948 में, यानी आज़ादी के एक साल बाद। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान दें, प्लाट का मोर्चा कहानियाँ व स्केच, प्लाट का मोर्चा कहानियाँ व स्केच, जो कि 1952 में आई हुई इनकी रचना है। ठीक है, फिर है शमशेर की डायरी, फिर है इतने पास अपने, जो कि 1980 में आई हुई रचना है। फिर है चुका भी हूँ नहीं मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, चुका भी हूँ नहीं मैं, 1981 में आई हुई शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। फिर है बात बोलेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 1981 में आई हुई रचना है। फिर है दोस्तों कल तुझसे होड़ है मेरी, 1988, कल मतलब ये अगले दिन वाला कल नहीं है, कल यानी जो भविष्य में आने वाला जो कल है उसकी बात। ठीक है, कल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में आई हुई शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? ठीक है, तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। फिर से सुने, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये सभी लेखक हैं जिन्होंने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करें। विकल्प बी में प्रस्तुत लेखक कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन बी अभी हमने देखा उसमें उन लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों ही रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। विकल्प डी में केवल कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं। ठीक है, और जो विकल्प डी है, देखते हैं क्या है विकल्प डी। तो दोस्तों विकल्प डी है केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक और अज्ञे, ये तीनों ही कवि रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। जबकि ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा, ये कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्ध हुए हैं।
अगला प्रश्न है, ध्यान दें। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चिरंजीत। चिरंजीत रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध लेखक हैं। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। ध्यान दें दोस्तों, वर्तमान में नाट्य संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान हैं। ठीक है, फिर से सुने। जो वर्तमान समय है उसमें नाट्य संप्रेषण, ठीक है, उसके लिए नाटक संप्रेषण के लिए 3 माध्यम हमारे सामने हैं। कौन कौन से? प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम, ठीक है, प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम। फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की प्रगति, जिससे नाट्य संप्रेषण के 2 माध्यम आविष्कृत हुए। क्या क्या? माइक्रोफोन और कैमरा। तो 20वीं सदी की ये महत्वपूर्ण विशेषता थी कि तकनीक हमारे सामने आ चुकी थी, विज्ञान हमारे सामने आ चुका था। यही बड़ा कारण था कि जो हमारा आधुनिक साहित्य है वो विज्ञान और तर्क पर आधारित है, बौद्धिक साहित्य है, तकनीक पर आधारित साहित्य है। ठीक है, तो ध्यान दें, प्राचीन काल में रंगमंच का माध्यम होता था, लेकिन 20वीं शताब्दी यानी आधुनिक काल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आने से नाट्य संप्रेषण के 2 और माध्यम आविष्कृत हुए, जिनमें माइक्रोफोन और कैमरा महत्वपूर्ण है। माइक्रोफोन ने रेडियो नाटक को जन्म दिया। रेडियो नाटक को जन्म किसने दिया? माइक्रोफोन ने। और कैमरा ने सिनेमाई नाटक को जन्म दिया। जो सिनेमा में हमें देखने को मिलता है उसका बड़ा कारण कैमरा रहा है। कैमरा ना होता तो शायद सिनेमा भी ना होता, क्योंकि वो हमारे सामने एक पिक्चर बना रहा है ना। ठीक है, तो कैमरा और माइक्रोफोन ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। रेडियो नाटक में माइक्रोफोन और सिनेमाई नाटक में कैमरा। ठीक, सिनेमाई नाटक का ही आधुनिक रूप है टेलीविजन नाटक। तो यानी सिनेमाई नाटक का ही आधुनिक रूप क्या है? टेलीविजन नाटक। चिरंजीत हिंदी के पहले, ये बात ध्यान से सुनना जरा, चिरंजीत हिंदी के पहले नाटककार हैं। किसके? हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपनी नाट्याभिव्यक्ति के लिए तीनों माध्यमों का बड़ी सफलता से उपयोग किया है। तीनों माध्यम कौन कौन से? एक रंगमंच, दूसरा माइक्रोफोन, तीसरा कैमरा। ठीक है, ध्यान दें। आगे देखें, गौर करें। परंतु इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि उन्हें सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटककार के रूप में ही मिली। ठीक है, उन्हें सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक ख्याति रेडियो नाटककार के रूप में ही मिली। नाटक रत जगा में उनके राष्ट्र प्रेम एवं काव्य गुण बेहतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो एक नाटक है रत जगा, सही है, उसमें उनके राष्ट्र प्रेम और काव्य गुण को हम बेहतर ढंग से देख सकते हैं। किसके? चिरंजीत के। तो पूछा जाएगा ना कि किसके काव्य में तीनों टेक्निक मिलती हैं। ठीक, संप्रेषण की, नाटक संप्रेषण की तीनों टेक्निक मिलती है, तो आप बताएंगे चिरंजीत। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन बी पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। किसकी? मंगलेश डबराल की रचना है। पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान दें। मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। ये सभी मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। कविता की तीसरी
कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये। प्रभाकर श्रोत्रिय कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। व्याख्या पर ध्यान देंगे दोस्तों। कविता की तीसरी आंख, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय प्रख्यात आलोचक, नाटककार, निबंधकार हैं। प्रख्यात आलोचक, नाटककार, निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, रचना एक यातना है, रचना एक यातना है, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, संवाद, नई कविता आलोचना, संवाद, नई कविता आलोचना। फिर है काल यात्री है कविता, काल यात्री है कविता। फिर है अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त। फिर है मेघदूत एक अंतरयात्रा, मेघदूत एक अंतयात्रा। फिर है श्री नरेश मेहता रचनावली, श्री नरेश मेहता रचनावली। ठीक है, एक बार फिर से सुन ले दोस्तों। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर श्रोत्रिय प्रख्यात आलोचक, नाटककार, निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचना एक यातना है, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, संवाद जो कि नई कविता आलोचना है, काल यात्री है कविता, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त। फिर है मेघदूत एक अंतयात्रा, मेघदूत एक अंतयात्रा। फिर है श्री नरेश मेहता रचनावली, श्री नरेश मेहता रचनावली। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, किनकी? प्रभाकर श्रोत्रिय की। ठीक है, प्रभाकर श्रोत्रिय की। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी रामनाथ सुमन, रामनाथ सुमन की रचना है मैंने स्मृति के दीप जलाए। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखें। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 में आई हुई रचना है। रामनाथ सुमन की रचना कौन सी है? अच्छा सॉरी, मैंने गलत बता दिया। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 में आई हुई रचना है, रामनाथ सुमन की रचना है। किसकी? रामनाथ सुमन की रचना है। इनकी एक अन्य रचना छायावाद युगीन स्मृतियाँ जो कि 1975 में आई हुई रचना है। किसकी? रामनाथ सुमन की। तो इनकी दो रचनाएं हो गई। एक आई 1975 में, कौन सी? छायावाद युगीन स्मृतियाँ। ठीक उसके एक साल बाद आई मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 में रचना। ठीक है, किसकी? रामनाथ सुमन की। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं ऑप्शन ए जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। महाराज जसवंत सिंह द्वारा कृत भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। किससे संबंधी ग्रंथ है? भाषा भूषण अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। किसका है? महाराज जसवंत सिंह का। ठीक है, जिसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका दी हुई है और शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। फिर से सुने, महाराज जसवंत सिंह द्वारा कृत भाषा भूषण एक अलंकार विवेचन ग्रंथ है। ठीक, जिसमें 212 छंद दिए गए हैं। 212 में से 10 जो हैं वो दोहों में भूमिका दी हुई है। ठीक, अब बचे कितने? 10 निकाल लिए तो कितने बचे? 202 बचे। तो 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों।
महाराज जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। किसमें? हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर बहुत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। ठीक है, अलंकारों पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये पाठ्य ग्रंथ है भाषा भूषण। ठीक है, आगे देखें, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है। किस रूप में? आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं लिखा। ठीक, आगे देखें, उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया है और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण भी किया है। चंद्रालोक जो ग्रंथ है उसको आधार बनाकर, यानी उसी की छाया पर, कह रहे हैं ना उसकी 2 कॉपी। ठीक है, तो चंद्रालोक की छाया पर इन्होंने भाषा भूषण की रचना की और उसी की यानी चंद्रालोक की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण करते हुए भाषा भूषण की रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे हैं तत्व ज्ञान संबंधी निबंध। ठीक है, निबंध नहीं, ग्रंथ। ध्यान दें, भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वो तत्व ज्ञान संबंधी ग्रंथ हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत, फिर है अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश, फिर है आनंद विलास, आनंद विलास, इसके बाद है सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध, फिर है सिद्धांत सार, सिद्धांत सार, फिर है दोस्तों प्रबोध चंद्रोदय नाटक, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसका है? जसवंत का है। ठीक है, महाराज जसवंत सिंह का है ये। ठीक, तत्व ज्ञान संबंधी रचना है ये सारी। कौन कौन सी? फिर से सुन ले एक बार जल्दी जल्दी। वे तत्व ज्ञान संबंधी ग्रंथ जो लिखते हैं कौन? महाराज जसवंत सिंह। कौन कौन से? अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ठीक है, बाकी भाषा भूषण तो इनका ग्रंथ है ही, अलंकार ग्रंथ है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो अभी हमने पढ़ा जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? चंद्रालोक की छाया बताया गया है जिस ग्रंथ को, कौन सा है वो? तो ऑप्शन सी भाषा भूषण, भाषा भूषण। ठीक है, ध्यान रखें, पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।